दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और जैसा हम जानते हैं देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। मतलब करीब करीब 75% चुनाव हो चुके हैं। अब लोगों ने अभी से उम्मीद लगानी शुरू कर दी है कि 4 जून को क्या होगा। यानी 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी और जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया आपकी बार 400 पार, क्या वास्तव में वो 400 पार हो पाएगा या नहीं। लोगों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा इसी बात को लेकर लगी हुई है। लोग बातचीत में ये भी मानते हैं कि चुनाव परिणाम तो पता है कि किसके पक्ष में जाएंगे। अब बात केवल इस बात की है कि 400 पार हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया इसका। सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि 400 का आंकड़ा इस बार छू पाएंगे या पार हो पाएंगे कि नहीं। अच्छा, एक बात ज़रूर है कि मोदी ने 400 पार का नारा लगा के एक बार की समूचे विपक्ष को अंडर प्रेशर में ला दिया है। विपक्ष की पूरी ताकत जो है इस बात में लग गई है कि कैसे न कैसे करके 400 के पार न जा पाए। मतलब वो अपनी जीत की चिंता तो भूल गए हैं, इस बात में लग गए हैं कि ये 400 पार ना पहुँच पाए। तो ये एक एस्पेक्ट से भी निकल के आया। अब दूसरी बात यह कि 1984 में कांग्रेस को सर्वाधिक सीटें मिली थी, वो 415 के पास पहुंची थी। ये अभी तक के आज़ाद भारत में जितने भी चुनाव हुए उनमें सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थी 1984 में। और उसके पीछे वजह बताई गई थी कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो एक सहानुभूति की लहर जगी थी उसका ये परिणाम था। और 1984 में क्या ग्रह दशाएं थी, हम मतलब इसका एक ज्योतिषी आकलन बताने की आपको कोशिश करेंगे कि 1984 में ग्रह दशाएं क्या थी और 4 जून को मतलब 2024 में क्या ग्रह दशाएं हैं कि ऐसा बम्पर मतदान 1984 में हुआ। ये बात अलग है कि एक सहानुभूति की लहर तो थी ही थी, लेकिन ग्रह नक्षत्र तारे सितारे क्या कह रहे थे और 4 जून को क्या वैसी स्थिति बनने जा रही है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके सामने हम लेकर आए हैं और एक तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं ज्योतिष के मुताबिक। ज्योतिष के हिसाब से ये पहला और अनोखा एनालिसिस आपके लिए है। तो बिना देर किए सीधे हम चलते हैं डॉक्टर आचार्य राजेश जी के पास, जो हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में उपलब्ध रहते हैं। तो आचार्य जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि यह ख़ास वीडियो है और ये पहला आप देखेंगे कि ज्योतिष की दृष्टि से एनालिसिस राजनीति का कैसे होता है। तो आचार्य जी, सबसे पहले हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों में बड़ी जिज्ञासा है कि 400 के पार इस बार मोदी पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। 4 जून की ग्रह स्थिति क्या है? क्या ऐसे बम्पर सीटों के आने की और क्या इशारा करते हैं क्या 4 जून के ग्रह नक्षत्र तारे सितारे? इसमें संकेत तो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता और भारत के चुनाव यदि देखा जाए तो 1947 की जो कुंडली बनी है उस कुंडली से बहुत परफेक्ट नहीं निकलते हैं। लेकिन यदि हम उस कुंडली को मिलाएं जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर के ऊपर तिरंगा फहराया था और स्वतंत्रता की घोषणा की थी, उस दिन से यदि आप कुंडली मिलाते हैं तो भारत का चुनाव, भारत की स्थिति, भारत की तरक्की, ये सब कुछ मैच कर जाता है। बहुत सी स्थिति मैं आपसे बताता हूँ, लेकिन इस कुंडली का जनरली ज़्यादा मैं उपयोग बताया नहीं है। लेकिन अब चूंकि ये प्रश्न ऐसा ही, उसमें मुझे ये भेद खोलना पड़ेगा कि एक्चुअली 84 और 2024 में क्या समानता है और 24 के बाद भारत की स्थिति एकदम क्या होने वाली है। यदि इसकी एक्यूरेसी जाननी है तो आपको 30 दिसंबर 43 के हिसाब से ही देखनी पड़ेगी, जब पोर्ट ब्लेयर पर स्वतंत्रता का झंडा फहरा था। क्योंकि अंडमान निकोबार को जब आज़ाद किया तो पहले ये अंग्रेज़ों के चंगुल में था। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में इसको जीता। जीतने के बाद नेताजी की आज़ाद हिंद फौज को यह अंडमान निकोबार उन्होंने भेंट किया और उसी में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने वहाँ पर झंडा फहराया। तो स्वतंत्रता का वो पहला और सही अवसर था जब देश स्वतंत्र हो चुका था। बाद की तैयारी है तो फिर
पाकिस्तान को तोड़ना करना, ये सारी चलती रही और इसका ज़्यादा उल्लेख भी नहीं किया था, क्योंकि उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विराजमान हो गए। उन्होंने पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर की क्या दुर्गति की, नेपाल में भारत मिलना चाहता था, उसने क्यों नहीं मिलने दिया, कश्मीर पहले से ही भारत में मिलना चाह रहा था, इन्होंने क्यों इतना नाटक टाइम पे किया, कश्मीर हमारा कैसे हाथ से चला गया, चीन ने इतनी सारी ज़मीन कैसे दबा ली, ये सारी तमाम चीज़ें, ये तो फिर एक अलग मुद्दे आते हैं। लेकिन इन सबको हम यदि कैलकुलेट करते हैं भारत की उस कुंडली से जिसमें अंडमान निकोबार पर झंडा फहराया था, तो सब चीज़ें मैच कर जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मकर लग्न है, चंद्र केतु बुध लग्न में है, मंगल शनि पंचम भाव में, राहु सप्तम भाव में, गुरु अष्टम भाव में और शुक्र एकादश भाव में और सूर्य हैं द्वादश भाव में। और इसमें मंगल की महादशा में उत्पत्ति हुई। मंगल की महादशा 43 से लेकर 50 तक चली। ये मंगल का समय था जिसमें कि देश आज़ाद हुआ और सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होना शुरू हुई। फिर 50 से लेकर 68 तक राहु आया, तो राहु सप्तम भाव में था। इसने हमारे दोस्तों को नहीं बनने दिया, भारत से दूसरे लोगों को नहीं जुड़ने दिया, अकेला भारत संघर्ष करता रहा, छोटे छोटे एक एक दो दो देश साथ आते रहे, लेकिन हमने 68 तक पूरा अकेले ही संघर्ष किया। इसके बाद जब 68 से 84 तक गुरु आए, फिर इसने हमारे देश की स्थिति को मजबूत बनाना शुरू किया, देश की अर्थव्यवस्थाओं में सुधार लाना शुरू किया। और गुरु चूँकि अष्टम भाव में विराजमान है, जो धन स्थान को देख रहे हैं, तो हम धीमे धीमे लगातार तरक्की को करते रहे और यहाँ पहुँचे। 84 का जो चुनाव आया, ये चुनाव हम फिर फुल प्लेस जीते। इसमें मैक्सिमम लोग थे, एक पार्टी का एक बहुमत था। दूसरी स्थिति फिर आई शनि समाप्त हुआ 2003 में। फिर 2003 में वापस शनि की जब तक महादशा रही तब तक छोटी छोटी पार्टी आती रही, कुछ कुछ आता रहा और वो सारा काम चलता रहा। 2003 के बाद जो स्थिति बनी वो फिर बुध आया, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आई अन्य दलों के साथ, फिर अन्य दलों के साथ बीजेपी आई। तो यहाँ पर एक मजबूत बड़ी पार्टी रही, उसके साथ छोटे छोटे दल रहे, फिर एक पार्टी रही, फिर एक सामूहिक दल रहा। लेकिन अब जो 2024 का चुनाव आया है, ये चुनाव एक पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उस एक पार्टी के नायक के लिए। तो यहाँ पर मोदी की कुंडली का अध्ययन करें, 24 के चुनाव का अध्ययन करें और स्वतंत्र भारत की हमारे 40 की कुंडली का अध्ययन करें, 84 की इस कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ ये बात निकल कर आ रही है कि जो स्थिति 84 में घटित हुई उससे कई गुना बढ़कर ये स्थिति अब वापस घटित हो रही है। तो एक तरह से जो योग 2084 में सिंपैथी की लहर में मिले थे 1984 में, वो स्थिति अब यहाँ पर बिना सिंपैथी के टोटल मेहनत और पुरुषार्थ से अब सत्ता आ रही है। वो सत्ता थी लहर की, यह सत्ता है पुरुषार्थ की। वही पुरुषार्थ की जो सत्ता थी, अंडमान निकोबार का जो स्वतंत्रता थी, वो पुरुषार्थ की सत्ता थी। और 1947 में जो प्राप्त हुआ था, ये षड्यंत्र की सत्ता थी। तो ये जो बड़े अंतर इसमें दिखाई देते हैं, इसलिए पुरुषार्थ की कुंडली को यदि इन तीन पुरुषार्थियों से कंपेयर करते हैं, 24 के चुनाव की, नरेंद्र मोदी जी की और अंडमान निकोबार वाली सफलता की, तो तीनों कुंडलियाँ बहुत अच्छा संकेत देती हैं कि यहाँ पर विजयश्री बम्पर रूप से इन्हें प्राप्त होने जा रही है। आचार्य जी, बड़ी पुरानी कुंडली आप निकाल के लाए हैं देश के लिए, और तीनों का आपने जो कंपैरिजन किया है वो सच के करीब भी दिखता है। और हमने इसको महसूस भी किया 1984 में, जब बिल्कुल एक पक्षी चुनाव परिणाम आया और इतिहास बना। मतलब भारत के लोकसभा चुनाव में कभी किसी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली जितनी 1984 में कांग्रेस को मिली थी। 401 के करीब सीटें थी, बाद में फिर उपचुनाव हुए तो वो 415 के पास कांग्रेस पहुंच गई। अब आचार्य जी, आप कह रहे हैं कि 2024 में यही स्थिति बन रही है, तो फिर इनका क्या होगा? ये विपक्षी ये जो बार बार कह रहे हैं कि ये तो राहुल गांधी ने तो अभी कहा है कि आप लिख के रख लीजिए मेरे से कि 150 सीटों से ज़्यादा सीट नहीं आ पाएंगी बीजेपी की। राहुल जी का लिखना बोलना पढ़ना तो देश के हर व्यक्ति जानता है, क्या बोलते हैं क्या लिखते हैं। हो सकता है कि मुझे तो लगता है कि उनसे 404 यदि लिखवा लें हिंदी में, आप शब्दों में लिख दें तो लिख भी ना पाएँ, तो ये स्थिति तो वहाँ एक अलग बनती है। लेकिन आज के परिवेश की स्थिति यह बनती है कि कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं रही। कांग्रेस को कह सकते हैं नेशनल पार्टी, जो इतने दिन से नाम चला आ रहा है तो नेशनल पार्टी है,
लेकिन वो क्षेत्रीय दलों से भी, कई क्षेत्रीय दलों से नीचे भी वो रह सकती है, यह स्थिति दिखती है। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है आचार्य जी, एक मैंने भी 1984 का जब एनालिसिस वो देखा था चुनाव परिणाम, उसमें कांग्रेस के बाद नंबर 2 पे कोई पार्टी आई थी, वो थी तेलुगु देशम पार्टी। हाँ, और उसकी सीट थी 30। तो क्या ये कांग्रेस तेलुगु देशम पार्टी तो नहीं बनने वाली 2024 में? 30 के आसपास सिमट जाए? नहीं, ये पहुंचेगी तो ठीक, 50 के आसपास, 40-50 के बीच में रहेगी जी। लेकिन स्थिति इनकी बहुत अच्छी यहाँ पर नहीं है। तो कुल मिलाकर जो विपक्ष है वो क्षेत्रीय पार्टियों का नेशनल पार्टी के साथ इस 2024 में भिड़ंत हो रही है। तो जितनी भी पार्टी हैं सब क्षेत्रीय पार्टी जैसी रहेंगी, बहुत ज़्यादा कोई करिश्मा इस बार नहीं कर पाएंगी। जैसा पहले तेलुगु देशम का आप बता रहे हैं वो, तो अब कांग्रेस थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी नंबर 2 पर, बाकी दूसरी पार्टियाँ सब नंबर 3, 4, 5, 6 पर। प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं ना कि जितनी राहुल गांधी की उम्र है उससे कम सीटें आएंगी। मतलब राहुल की उम्र 53 है तो उससे कम सीटें आएंगी। 50 के आसपास हम भी बता रहे जी, 45 से 50 के आसपास में सिमट जाएंगी जी। तो ये स्थिति यहाँ इनकी दिखाई देती है। तो जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव की 2 बड़ी विचित्र स्थिति हैं। मेरे कैलकुलेशन में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, एक कैलकुलेशन होता है ज्योतिष का जो परफेक्ट जाता है। परफेक्ट कैलकुलेशन की बात करें तो 370 से 390 आता है जी। लेकिन फिर जो उछल्ले होते हैं ये भयंकर जीत जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की कैलकुलेशन मैंने 110 से 115 के आसपास में लगाई थी कि ये 115-20 के आसपास पहुंच जाएंगे, लेकिन वो बढ़ के 163 पहुंच गए। उनमें 1500 जो वोट होते हैं इनकी बड़ी भयंकर भूमिका होती है। तो सेम यह स्थिति है कि यदि ये 370, 390 तो जो अच्छी कैलकुलेशन है, यदि 400 पार करते हैं तो 425 पार होने में इनको देर नहीं लगी। अच्छा। तो ये अभी तक का सबसे ज़्यादा तगड़ा जो जीत का वो है रिकॉर्ड बनने वाला है। ये तो आचार्य जी आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। तो हाँ, ये बड़ी, क्योंकि जब कोई जीत का सिलसिला शुरू होता है तब उसमें फिर ये कि छोटे वोटों की गिनती है, छोटे वोटों की कैलकुलेशन इसमें नहीं आ पाती। तो दूसरे के भाग्य से फिर दूसरे लोग जीत जाते हैं। अच्छा। एक पार्टी के भाग्य से, मतलब अभी आधे से ज़्यादा सांसद तो मोदी जी के भाग्य से ही जीत रहे हैं, इनके खुद की कुछ वैल्यू नहीं है और वो नाम से जीत जाएंगे। तो ऐसा ही इसमें होता है कि जब कोई पार्टी को विजयश्री मिल रही हो तो फिर वो बम्पर ही चली जाती है। अच्छा। तो वो स्थिति यहाँ पर ये फिर बनती है, या 425 क्रॉस करेंगे या 390 तक रह जाएंगे। बहुत स्पष्ट कैलकुलेशन आचार्य जी आपने बताया और बहुत बम्पर की आप जीत की आप बात कर रहे हैं। तो ये तो फिर ये सब इनका तो मतलब मुझे लगता है कि कांग्रेस का आप बता रहे हैं 40-50 के आसपास, बाकी तो लोगों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, फिर 2-2, 4-4, 5-5 सीट पर आकर सिमट कर रह जाएंगे। हाँ, सब ऐसे ही है। 2 के आंकड़े में बहुत कम लोग पहुँच पाएंगे। ममता दीदी भी 2 के आंकड़े में पार कर जाए तो बहुत बड़ी। अच्छा आचार्य जी, इसके पीछे वजह क्या है? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ 4 जून को वो कैसे, कौन से ग्रह नक्षत्र है जिसकी वजह से आप ऐसा कह रहे हैं इसमें, इस कुंडली में? 4 जून के ग्रह नक्षत्र में तो भरणी नक्षत्र शुक्र की महादशा है जो 2037 तक चलेगी। तो 37 तक की योग एक शुक्र के कारण बनते हैं, शुक्र द्वितीय स्थान पर है, तो ये बिल्कुल शुभ संकेत देता है। लेकिन यहाँ जो स्थिति बनती है पोर्ट ब्लेयर वाली कुंडली में, ये कुंडली बड़ी महत्वपूर्ण है। मई 2020 से 2027 तक केतु की महादशा यहाँ पर चल रही है। अच्छा। और केतु की महादशा में इस कुंडली के हिसाब से भारत विश्व में एक अपनी अनोखी सत्ता लाने में सफल होने वाला है। ये मैंने बहुत अच्छे से इसको कैलकुलेट कर लिया और संयुक्त राष्ट्र संघ में, सुरक्षा परिषद में भारत की अहम भूमिका अब होने वाली है। यदि कोरोना पीरियड नहीं आता तो भी ये समय जो 3 साल बिगड़ गए, ये 3 साल बहुत महत्वपूर्ण थे भारत के, जो कोरोना की भेंट चढ़ गए। लेकिन अब आने वाले समय में 27 तक का समय जो बचा है 3-4 साल का, ये समय वो समय है जबकि ये 3 साल हमने लूज़ किए, इन 3 साल में हम वापस वो तरक्की करेंगे। तो इसलिए जो ग्रह योग 2024 के हैं ये संकेत दे रहे हैं कि इस बार जब तक बम्पर कुछ नहीं होगा तब तक बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे, और जब बम्पर होगा तभी सारे काम कर पाएंगे। तो केतु संकेत देता है कि इस बार की जीत इतनी तेज होने वाली है कि भारत ओरिजिनल जो स्वतंत्रता की बात करते हैं, ओरिजिनल जो सनातन संस्कृति की बात करते हैं और ओरिजिनल जो हम लोकतंत्र की बात करते हैं वो अब स्थापित होने वाला है, कि जिसमें कि सब लोगों का एक सहयोग रहेगा और देश नहीं पूरी दुनिया इसको महत्व भी देगी कि भारत आज किस स्थिति में यहाँ पहुँच चुका है। आचार्य जी आपने बहुत बड़ी बात कही और जो आपने स्टार्स के संकेत बताए कि अब भारत का विश्व पताका
फहराने का बिल्कुल समय निश्चित है और ग्रह नक्षत्र भी इसी की ओर इशारा कर रहे हैं। आचार्य जी जानना तो बहुत कुछ चाह रहे थे कि अब इनके बाद इनका क्या होगा, लेकिन अगले वीडियो में इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी चूंकि लोगों की जिज्ञासा इसी बात में थी तो इस वीडियो को भी यहीं विराम देते हैं। और आचार्य जी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, इतनी 3-3, 4-4 कुंडलियाँ आपने आज से 60, 70, 80 साल पुरानी पहले की कुंडलियाँ निकाल कर उसका 84 की कुंडली से और 4 जून 2024 की कुंडली से जो आपने कॉम्बिनेशन बिठा के ये जो कैलकुलेशन किया है, उम्मीद करते हैं ये बिल्कुल 100% सफल होगा। आचार्य जी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से हमसे जुड़ते रहते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।